गुड आफ्टरनून साथियों। इस वीडियो में हम शिलालेख के बारे में अध्ययन करेंगे। शिलालेख, जिनको हम अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, ऐसे प्रमाण जो कि लिखित रूप में हमको प्राप्त होते हैं, यानी कि ऐसे प्रमाण जो कि पत्थरों पर लिखे होते हैं, लिखित रूप में प्रमाण होते हैं, उनको हम शिलालेख या अभिलेख कहते हैं। शिलालेख का मतलब होता क्या है? ऐसे लेख जो कि शिला यानी पत्थरों पर लिखित होते हैं, इस कारण से इनको शिलालेख के नाम से भी जानते हैं। इनसे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से अभिलेख हैं या कौन कौन से शिलालेख हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शिलालेख है वो है बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है और भीलवाड़ा में ये पार्श्वनाथ जैन मंदिर के पास में ये शिलालेख प्राप्त हुआ था। जगह कौन सी है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में कौन सी जगह? पार्श्वनाथ जैन मंदिर के पास में ये शिलालेख प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ ये क्या है? एक जैन मंदिर है। जैन मंदिर में ये अभिलेख हमें प्राप्त हुआ था। इस जैन मंदिर का निर्माण एक जैन मुनि थे, लोलाक, इनके द्वारा इस जैन मंदिर का निर्माण किया था। भगवान पार्श्वनाथ को ये मंदिर समर्पित है। उन्होंने ये एक तो ये मंदिर बनवाया था, साथ ही साथ इसके एक कुंड का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर में उन्होंने इसी की स्मृति में एक शिलालेख लगवाया जिसको कि बिजोलिया शिलालेख के नाम से जाना जाता है। इस शिलालेख के जो रचनाकार है ये है गुणभद्र। इसको लिखने वाले हैं वो है कायस्थ केशव, और इसको पत्थर पर उत्कीर्ण करने वाले हैं वो है गोविंद। तो तीनों व्यक्तियों के नाम यहाँ ध्यान में रखना है, गुणभद्र, कायस्थ केशव और गोविंद। गुणभद्र ने इस शिलालेख की रचना की थी और इसको लिखने वाले कायस्थ केशव थे, जबकि उसको उत्कीर्ण करने वाले, पत्थर पर उकेरने वाले गोविंद नाम थे। किन्होंने लिखवाया था? जो लोलाक ने लिखवाया था, जो कि एक दिगंबर जैन मुनि थे। पार्श्वनाथ मंदिर और कुंड निर्माण की स्मृति में इन्होंने इस मंदिर पर ये शिलालेख लिखवाया था। अब बात करते हैं कि इससे हमें जानकारी किसकी प्राप्त होती है। तो जो सांभर और अजमेर, इनमें चौहानों का शासनकाल था, तो इसकी जानकारी हमें इसी बिजोलिया शिलालेख से मिलती है कि जो चौहानों का शासन है, पहले तो सांभर था लेकिन धीरे धीरे इनका शासन अजमेर में शिफ्ट हो गया था। तो सांभर और अजमेर, इन दोनों चौहानों शासकों की जो वंशावली देखने को मिलती है ये बिजोलिया शिलालेख में देखने को मिलती है। चौहानों का जो राजा था, यानी चौहानों का जो संस्थापक था वो था वासुदेव चौहान। इन्होंने चौहान वंश की नींव रखी थी। चौहान वंश की संस्थापक कह सकते हैं, या चौहान वंश की नींव रखने वाले जो राजा थे वो थे वासुदेव चौहान। इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया था, उसका नाम है सांभर झील। ये भी इस अभिलेख में बताया गया है। और ये बताया गया है कि जो वासुदेव चौहान है, इन्होंने अहिर छत्रपुत्र यहाँ पर राजधानी बनाई थी। अहिर छत्रपुर, जो कि वर्तमान में नागौर में स्थान है, इसको इन्होंने राजधानी बनाया था। सांभर में तो इन्होंने क्या है, शासन स्थापित किया था, जिसको सपाल दक्ष के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने जो राजधानी बनाई थी, नागौर को बनाई थी, जो कि पुराने समय में अहिर छत्रपुर के नाम से जानी जाती है। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा विग्रह राज चतुर्थ का भी यहाँ पे वर्णन देखने को मिलता है, जिनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। तो दो जो चौहान शासक है इनका ज़्यादा जिक्र देखने को मिलता है। एक तो इसके संस्थापक वासुदेव चौहान थे जिन्होंने सांभर झील का निर्माण करवाया था, और दूसरा विग्रह राज चतुर्थ जिन्होंने दिल्ली विजय की थी। ये दो शासकों का वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ चौहानों की वंशावली के बारे में बताया गया कि जो चौहान थे ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, यानी कि चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण भी इसी
अभिलेख में या इसी शिलालेख में बताया गया है। इस बात की पुष्टि कि चौहान एक ब्राह्मण थे, जो भी वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, इसकी पुष्टि दो व्यक्ति यहाँ पे करते हैं, दशरथ शर्मा और दूसरा जान कवि। दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टी, इसमें चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई गई है। उन्होंने बताया कि जो चौहान थे ये प्रारंभिक समय में ब्राह्मण थे। दूसरा जो जान कवि के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम नवाब नियामत खान था, फतेहपुर सीकरी, जो सीकर में फतेहपुर स्थान पड़ता है, यहाँ के कवि थे, नवाब थे नियामत खान, जिसको जान कवि के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है कायम रासो, और इस कायम रासो में ये बताया गया कि जो चौहान थे ये ब्राह्मण थे। कुल मिलाकर के इस बात की जो पुष्टि करने वाले हैं कि चौहान बस गोत्रीय ब्राह्मण थे, इसकी भी पुष्टि दो व्यक्ति करते हैं, एक तो जान कवि और दूसरा इतिहासकार दशरथ शर्मा। इसके अलावा इस बिजोलिया शिलालेख में हमें भूमि अनुदान की जानकारी मिलती है। भूमि को जो दान में देते हैं, यानी भूदान की जो जानकारी मिलती है, ये भी हमें बिजोलिया शिलालेख में देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी बिजोलिया शिलालेख से संबंधित। चलते हैं अगला शिलालेख है, यह है बडली का शिलालेख। बडली का शिलालेख सबसे पुराना शिलालेख माना जाता है। सबसे पहले का जो शिलालेख है वो कौन सा शिलालेख है? बडली का शिलालेख। ये 443 ईस्वी पूर्व का, यानी कि ईसा से भी पूर्व के समय का ये शिलालेख है, बडली का शिलालेख, जो कि अजमेर में बिलोत माता के मंदिर में प्राप्त हुआ था। बडली गांव है अजमेर में, और उस बडली गांव में एक मंदिर है, बिलोत माता का मंदिर। उसी मंदिर की दीवार पर यह बडली का शिलालेख प्राप्त हुआ था। 443 ईस्वी पूर्व का ये शिलालेख है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ये दूसरे नंबर का सबसे पुराना अभिलेख है। तो अब बात आती है कि पहले नंबर का कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है पिपरवा। पिपरवा में एक अभिलेख मिला था, पिपरवा अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ये भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, जो कि 487 ईस्वी पूर्व का है। और उसके बाद जो मिला है दूसरे नंबर का, वो है बडली शिलालेख। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो बडली शिलालेख राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। इस शिलालेख को खोजने वाले गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे, और इसी शिलालेख को वर्तमान में अजमेर में जो राजपूतना म्यूजियम है उसमें रखा गया है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। इसमें मध्यमिका जो स्थान है, चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है मध्यमिका, यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो मध्यमिका थी ये एक जैन केंद्र हुआ करता था यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे वीर संवत की भी जानकारी मिलती है कि ये जो शिलालेख है, जो कि 443 ईस्वी पूर्व का शिलालेख है, ये वीर संवत 84 यानी 84 वीर संवत का अभिलेख है। वीर संवत है क्या? वीर संवत जब महावीर स्वामी का निर्माण हो गया था, यानी कि उसका देहांत हो गया था, उसके 84 साल बाद का ये शिलालेख है, यानी कि वीर संवत 84 वीर संवत की यहाँ पे जानकारी मिलती है। ये जो शिलालेख है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। सबसे पुराना शिलालेख या अभिलेख कौन सा है? बडली का, जो कि अजमेर के बिलोत माता मंदिर में मिला है। अगला जो शिलालेख है ये है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बहुत ही फेमस प्रशस्ति है। महाराणा कुंभा के समय ये लिखी गई थी, और जो कीर्ति स्तंभ बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ये कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, जो कि महाराणा कुंभा के द्वारा ये स्तंभ बनाया गया था, और उसी की दीवार पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है, जो कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में लिखाई गई थी। 1460 ईस्वी में ये प्रशस्ति लिखाई गई थी, और इस प्रशस्ति को लिखने वाले पहले तो लिखने वाले थे अत्रि, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है, और बाद में इन्हीं के पुत्र महेश के द्वारा इसी प्रशस्ति को पूरा किया जाता है। इस प्रशस्ति में गुहिल शासन की जानकारी मिलती है, और बप्पा से कुंभा तक के जो भी शासक हुए थे उनकी वंशावली का वर्णन इस प्रशस्ति में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये एक प्रशस्ति है, यानी कि यहाँ पर वंश और राजाओं की
प्रशंसा का गुणगान किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो गुणगान किया गया है ये कुंभा के विजय, कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ और कुंभा की उपाधियां, कुंभा ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए हैं, इन सभी की जानकारी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में देखने को मिलती है। ऐसा माना गया है कि ये प्रशस्ति 8 शिलाओं पर लिखी हुई थी। कितने शिलाओं पर लिखी हुई थी? 8 शिलाओं पर लिखी गई थी, लेकिन फिलहाल हमें 2 ही शिला प्राप्त हुई है, बाकी 6 शिला कहाँ गए इसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। कुंभा ने जो विजय प्राप्त की थी वो किन किन स्थानों में प्राप्त की थी? जैसे कि जो गुजरात और मालवा की जो विजय है, इसके उपलक्ष्य में इन्होंने कीर्ति स्तंभ बनाया, विक्ट्री टावर जिसको कहते हैं, और इसी विक्ट्री टावर पर ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखाई गई है। कुंभा के विजयों में यहाँ मुंडेर विजय, गुजरात विजय, मालवा और नागौर, ये 4 विजयों का वर्णन इस प्रशस्ति में देखने को मिलता है। इसके अलावा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ, कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ रचित किए हैं, कौन कौन से ग्रंथों की रचना की है, इसकी जानकारी भी इस प्रशस्ति में देखने को मिलती है। जैसे इंपॉर्टेंट बात है ये है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जो कि कुंभा के द्वारा रचना की गई थी वो है संगीत राज। तो संगीत राज की जानकारी इससे मिलती है। इसके अलावा चंडी शतक और गीत गोविंद, इन पर इन्होंने टीका लिखी थी। इसके अलावा सूड प्रबंध नाम का ग्रंथ लिखा था। तो ये जानकारी हमें किससे मिलती है? ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से ही मिलती है। अगली जो जानकारी है ये कुंभा की उपाधि, कुंभा ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो कुंभा ने राजगुरु, दानगुरु, सैलगुरु, अभिनव भारताचार्य, ये जो उपाधियां कुंभा ने धारण की थी, इनकी जानकारी भी हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में देखने को मिलती है। इसके अलावा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कब प्रारंभ हुई थी, कब कार्य इसका हुआ था, यानी इसकी डेट, दिनांक इसकी, इसके अलावा कुंभलगढ़ और अचलगढ़, इसमें जो निर्माण कार्य कुंभा के द्वारा करवाए गए थे उनकी डेट या उनकी तिथि का वर्णन भी इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में देखने को मिलता है। तो ये सारी जानकारी जो कुंभा से संबंधित है, कुंभा की विजय की जानकारी, कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथों की जानकारी, कुंभा ने कौन कौन सी उपाधि धारण की है इसकी जानकारी, कुंभा ने जो दुर्ग का निर्माण किया था वो कब कब निर्माण करवाया था, उनकी तिथियों की जानकारी हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में देखने को मिलती है। ठीक है। इसके अलावा बप्पा से कुंभा तक के जो भी शासक हुए थे उनकी वंशावली भी यहाँ पे देखने को मिलती है। रचनाकार कौन थे? प्रशस्तिकार अत्रि और उसके बाद में महेश भट्ट, इनके द्वारा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की गई थी। अगली जो प्रशस्ति है जिसको कुंभलगढ़ की प्रशस्ति कहते हैं, कुंभलगढ़ प्रशस्ति ये कुंभश्याम मंदिर जो वर्तमान में मामादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, कुंभश्याम मंदिर जो कि वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मामादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके प्रशस्तिकार महेश भट्ट रहे थे। महेश भट्ट कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के भी रहते, पहले अत्रि था और फिर महेश था, और वही महेश यहाँ पे है कि महेश ने भी कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना की थी। इसमें भी गुहिल वंश के साम्राज्य के बारे में बताया गया है, और इन्होंने बप्पा जो हुआ था, बप्पा रावल, इसको ब्राह्मण बताया गया। इसके अलावा जो हम्मीर सिसोदिया था, जिसने भी सिसोदिया वंश की नींव रखी थी, मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव रखी थी, इनको विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। ऐसा किस प्रशस्ति में लिखा गया है? तो वो है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में लिखा गया है। मेवाड़ के महाराणाओं की जानकारी इसमें मिलती है। बप्पा रावल को ब्राह्मण बताया गया है, और इसके अलावा जो हम्मीर सिसोदिया था, जिनको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, कि ये जब अलाउद्दीन खिलजी ने, रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी की जब युद्ध होती है तो ये मुगलों के अधीन ये शासन चला जाता है, तो वापस से हम्मीर सिसोदिया मेवाड़ को अपने कब्जे में कर लेता है। इस प्रकार से मेवाड़ का उद्धारक इसको कहा जाता है, हम्मीर सिसोदिया को। तो हम्मीर सिसोदिया की जो उपाधि है विषम घाटी पंचानन, इसकी जानकारी भी कुंभलगढ़ प्रशस्ति में देखने को मिलती है।
इसके बाद जो प्रशस्ति है यह है राज प्रशस्ति। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, राज प्रशस्ति राजसमंद झील के किनारे है और राजसमंद झील राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। नाम क्या है? राज प्रशस्ति। नाम से ही हमको पता चल जाता है राज प्रशस्ति कहीं न कहीं राजसमंद झील से संबंधित है और राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये राजसमंद झील के एक किनारा है। कौन सा किनारा? उत्तरी किनारा, जिसको चौकीपाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 25 शिलालेखों में ये प्रशस्ति लिखी गई है। कितने शिलालेखों में? 25 शिलालेख। कहाँ पर? राजसमंद झील है उसके उत्तरी भाग में, जिसको चौकीपाल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 25 शिलालेख रखे हुए हैं और उस 25 शिलालेखों में ये प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई है और उत्कीर्ण करने वाले हैं रणछोड़ भट्ट। इन्होंने संस्कृत भाषा में ये प्रशस्ति उत्कीर्ण की है। देश की सबसे बड़ी प्रशस्ति जानी जाती है, जो सबसे अभी तक जो भी प्रशस्ति पढ़ रहे हैं और आगे भी जो प्रशस्ति पढ़ेंगे, उन सभी प्रशस्तियों में सबसे बड़ी जो प्रशस्ति है वो राज प्रशस्ति है, जो कि मेवाड़ में राजसमंद झील के किनारे या उदयपुर में राजसमंद झील के किनारे ये प्रशस्ति देखने को मिलती है। राजसमंद झील में, सॉरी उदयपुर नहीं, राजसमंद में है। राज प्रशस्ति है कहाँ? राजसमंद झील, जो कि राजसमंद में है और राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है रणछोड़ भट्ट के द्वारा। रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा इसको संस्कृत भाषा में लिखाया गया है। अब बात करते हैं इसमें बताया क्या गया है। इसमें ये बताया गया है कि जब अकबर और मेवाड़ में शासक थे अमर सिंह, इनके बीच में एक संधि हुई थी जिसको मेवाड़ मुगल संधि के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1615 ईस्वी में हुई थी अमर सिंह और अकबर के बीच में, जिसको मेवाड़ मुगल संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि का जिक्र इस राज प्रशस्ति के अंदर किया गया है। अगली जो प्रशस्ति है जगन्नाथ प्रशस्ति। जगन्नाथ कछुआ की ये प्रशस्ति है। जगन्नाथ प्रशस्ति या फिर जगन्नाथ कछुआ कह सकते हैं, जो कि आमेर का एक शासक था। नाम क्या है? जगन्नाथ प्रशस्ति। जगन्नाथ प्रशस्ति जो कि जगदीश मंदिर पर लगाई गई है और महाराणा जगत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जगदीश मंदिर का। लेकिन ये जो प्रशस्ति है इसको लिखने वाले थे कृष्ण भट्ट और इन्होंने इस प्रशस्ति के अंतर्गत हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया गया है। जगन्नाथ प्रशस्ति जगदीश मंदिर पर लगी हुई है और कहाँ पर है ये? उदयपुर में। उदयपुर में जगदीश मंदिर है, ध्यान रखना। उदयपुर में कौन सा है? जगदीश मंदिर। और इस जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह के द्वारा। इस प्रशस्ति का लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट। और इसमें क्या वर्णन किया गया है? हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया गया है। आगे जो बात करते हैं रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति ये रणकपुर जैन मंदिर, जिसे कि चौमुखा जैन मंदिर के नाम से भी जानते हैं। रणकपुर जैन मंदिर या फिर चौमुखा जैन मंदिर, इसका निर्माण करवाया था धरणक साय ने। और धरणक साय ने इस मंदिर का जब निर्माण करवाया था तो इसकी दीवारों पर एक प्रशस्ति लगवा दी थी, जिसको रणकपुर प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। रणकपुर कहाँ है? ये पाली में। पाली में रणकपुर जैन मंदिर, जिसे कि चौमुखा जैन मंदिर भी कहा जाता है, जिसका निर्माण धरणक साय के द्वारा करवाया गया था, इसकी दीवार पर यह प्रशस्ति मिलती है। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे रणकपुर नाम की कोई जगह नहीं है, ये एक पहाड़ियों के बीच में जगह है, तो ये भी ध्यान में रखना, रणकपुर नाम का कोई स्थान नहीं है। और इस प्रशस्ति में हमें बप्पा से कुंभा तक के शासकों की जानकारी मिलती है। तो एक बात तो हम पता चल रहा है कि ये जो प्रशस्ति है कुंभा ने ही लगवाई होगी, जो कि बप्पा से और कुंभा तक के शासकों की जानकारी मिलती है। जो अंतिम शासक होता है जिन्होंने ये लगवाई है उसी तक के शासकों की जानकारी यहाँ पे देखने को मिलती है। पूरी वंशावली स्टार्ट कहाँ से होती है? बप्पा से लेकर के और कुंभा तक के शासकों की जानकारी ये देता है। यहाँ बप्पा और कालभोज इन दोनों को अलग अलग बताया गया है। जैसे वंशावली में कहीं कहीं पर बप्पा रावल कालभोज को ही बताया गया है, लेकिन इस प्रशस्ति में, रणकपुर प्रशस्ति में ये बताया गया है कि बप्पा और कालभोज ये दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। और इस प्रशस्ति के जो प्रशस्तिकार थे वो देपाक थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देपाक
कौन थे? रणकपुर प्रशस्ति के प्रशस्तिकार। और इस रणकपुर जैन मंदिर को बनाने वाले भी या इसके शिल्पीकार भी देपाकी थे। कुल मिलाकर के ये जो देपाक है रणकपुर जैन मंदिर के शिल्पी रहे थे और रणकपुर प्रशस्ति के भी प्रशस्तिकार रहे थे। दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। अब बात करते हैं चीरवे का शिलालेख। चीरवे का शिलालेख उदयपुर में इसे प्राप्त किया गया था। कहाँ पे प्राप्त किया था? उदयपुर में। भाषा इसकी संस्कृत है। देखिए अधिकांश जो शिलालेख हैं ये संस्कृत भाषा में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में जो भाषा चलती थी वो संस्कृत भाषा चलती थी। तो जो भी शिलालेख लिखे गए हैं ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। लेकिन यहाँ जो लिपि देखने को मिलती है वो नागरी लिपि देखने को मिलती है। जो उदयपुर में ये शिलालेख प्राप्त होता है, चीरवे का शिलालेख, जिसमें अब जब उदयपुर की बात आती है तो एक वंश नाम ध्यान आता है, वो है गुहिल वंश। गुहिल वंश की जानकारी इसमें हमें देखने को मिलती है। किस शिलालेख में? चीरवे के शिलालेख में। चीरवे के शिलालेख में हमें गुहिल वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इस शिलालेख में हमें सती प्रथा की भी जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? सती प्रथा की जानकारी। ऐसा माना जाता है कि तातेड़ जाति में एक बालक हुआ था। बालक नाम का एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी भोली। जब बालक किसी युद्ध में मारा जाता है तो उसकी पत्नी भोली यहाँ पे सती हो जाती है। तो एक प्रकार से सती प्रथा की जो जानकारी देने वाला शिलालेख है वो चीरवे का शिलालेख है। यहाँ पर हमें तातेड़ जाति के लोगों के बारे में पता चलता है कि तातेड़ जाति में एक प्रशासनिक पद होता था जिसको तलारक्ष के नाम से जानते थे। कौन सा प्रशासनिक पद? तलारक्ष। ये तलारक्ष होता क्या है? तलारक्ष एक प्रकार से कोतवाल होता है। जैसे कि कोई जुर्म करते हैं तो कोतवाल का क्या काम होता है? उसको सजा देना। तो वही प्रशासनिक पद यहाँ देखने को मिलता है, तलारक्ष। इसकी जानकारी भी हमें चीरवे के शिलालेख में देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे जो गुहिल वंश की जानकारी मिलती है इसमें जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह, इन शासकों की जानकारी मिलती है। चीरवे के शिलालेख में किस किस शासक की जानकारी मिलती है? जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह, तीन शासकों की जानकारी मिलती है। और जैत्र सिंह जिसके समय दिल्ली के इल्तुतमिश आक्रमण करता है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके बारे में ये बताया गया है कि जो जैत्र सिंह था शत्रु राजाओं के लिए प्रलय मारुत के समान था। कैसा था ये? जो जैत्र सिंह था प्रलय मारुत के समान था। मारुत यानी भगवान हनुमान जी, एक तरह से दुष्टों से रक्षा करने वाले। ये किसको बताया गया? प्रलय मारुत। ये जैत्र सिंह को बताया गया है। तो जैत्र सिंह की जो उपाधि है प्रलय मारुत, वो किस में देखने को मिलती है? वो चीरवे के शिलालेख में देखने को मिलती है। अगले जो प्रशस्ति है नेमिनाथ प्रशस्ति। नेमिनाथ जो भगवान नेमिनाथ को समर्पित है। देलवाड़ा का जैन मंदिर। देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? आबू में, आबू सिरोही में देलवाड़ा का जैन मंदिर है। ठीक है, कहाँ पे? देलवाड़ा का जैन मंदिर आबू सिरोही में, देलवाड़ा गांव में। और कौन सा मंदिर है? लूण बसई मंदिर है। देलवाड़ा के जैन मंदिर के नाम आपने सुने होंगे। देलवाड़ा के जैन मंदिर में 5 मंदिर हैं। उन 5 मंदिर में एक मंदिर लूण बसई मंदिर है। और उस लूण बसई मंदिर को नेमिनाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और इसी नेमिनाथ मंदिर या लूण बसई मंदिर में नेमिनाथ प्रशस्ति लगी हुई है। इसमें वर्णन किसका किया गया है? इसमें परमार शासकों का वर्णन किया गया है। परमार शासक, इसके अलावा वस्तुपाल और तेजपाल का भी वर्णन किया गया है। इस प्रशस्ति को लिखने वाले कौन थे? इस प्रशस्ति को लिखने वाले भी तेजपाल थे। तेजपाल के द्वारा ये प्रशस्ति लगाई गई थी। परमार शासकों की जानकारी इस प्रशस्ति में देखने को मिलती है। प्रशस्ति का नाम क्या है? नेमिनाथ प्रशस्ति। कहाँ है? ये देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है उसी में एक जैन मंदिर है जिसको लूण बसई मंदिर के नाम से जानते हैं, जिसको कि नेमिनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। और इसी नेमिनाथ मंदिर की दीवार पर यह प्रशस्ति लगी गई है जिसमें परमार शासकों के बारे में देखने को मिलता है। इसके अलावा इस प्रशस्ति में आबू के जो शासक हैं इनका भी वर्णन किया गया है। आबू के जो शासक है धारावर्ष, ये भी ध्यान में रखना है।
आबू के शासक का नाम क्या है? धारावर्ष। इनका वर्णन हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? नेमिनाथ प्रशस्ति में। क्योंकि ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर आबू में ही है, तो आबू की जानकारी यहाँ पे देखने को मिलती है कि आबू पर धारावर्ष नाम का एक शासक शासन करता था। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आबू के शासक धारावर्ष की जानकारी किस में मिलती है? नेमिनाथ प्रशस्ति में। किसके द्वारा बनवाई गई थी? ये तेजपाल के द्वारा उत्कीर्ण करवाई थी। कहाँ पे? देलवाड़ा के मंदिर में, जिसको कि लूण बसई प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं, जिसमें परमार शासक और वस्तुपाल व तेजपाल की जानकारी देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि देलवाड़ा में जो लूण बसई नामक स्थान है, यहाँ पे नेमिनाथ जी का मंदिर है, और यहाँ पर तेजपाल ने अपनी पत्नी, जिसका नाम था अनुपमा देवी के लिए ये प्रशस्ति लगवाई गई थी लूण बसई नामक स्थान पर। तो ये थी प्रमुख इंपोर्टेंट आपकी प्रशस्ति, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी प्रशस्तियां हैं जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। अब श्रृंगी ऋषि का शिलालेख ये मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख है क्या, इसमें क्या बताया गया है? श्रृंगी ऋषि का जो शिलालेख है ये उदयपुर में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? उदयपुर में। नाम से ध्यान चल रहा है, श्रृंगी ऋषि की कोई तपोभूमि रही होगी, वहां पे ये शिलालेख प्राप्त हुआ था। नाम क्या है? श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। 1428 ईस्वी में। कब मिला था? 1428 ईस्वी में श्रृंगी ऋषि का शिलालेख मिलता है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जैसे अभी मैंने बताया था कि जो भी सारे शिलालेख है वो किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इसकी रचना करने वाले थे वाणी विलास, और इसको उत्कीर्ण करने वाले थे फना। इतिहासकार रचना करने वाले कौन थे? वाणी विलास, और उत्कीर्ण करने वाले फना। शिलालेख का नाम क्या है? श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। समय मोकल का समय। किसके समय का अभिलेख है या शिलालेख है? श्रृंगी ऋषि शिलालेख मोकल के समय का है। किसके समय का? मोकल के समय का। इसमें जो श्रृंगी ऋषि का शिलालेख है, इसमें हम्मीर से लेकर के और मोकल तक, क्योंकि ये मोकल के समय का है, तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये शुरुआत से स्टार्ट नहीं होगा, ये हम्मीर से स्टार्ट होगा। हम्मीर से लेकर के मोकल तक के जो भी मेवाड़ के शासक रहते, उसकी जानकारी श्रृंगी ऋषि के शिलालेख में देखने को मिलती है। यह आपको ध्यान में रखना है। और मोकल ने एकलिंग जी का निर्माण, एकलिंग जी मंदिर है, इसके प्राचीर का निर्माण करवाया था। ये जानकारी भी हमें श्रृंगी ऋषि के शिलालेख से देखने को मिलती है। तो ये बातें कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि श्रृंगी ऋषि शिलालेख के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थे प्रमुख इंपॉर्टेंट प्रशस्तियां जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर की ओर। ये पॉइंट यहीं पे खत्म हो जाता है, जिसमें हमने प्रमुख प्रशस्तियों के बारे में पढ़ लिया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।